नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हमारे साथ बरेली के मशहूर चिकित्सक और सियासतदान भी कह सकते हैं उन्हें, हम भारतीय जनता पार्टी से सीधा सीधा जुड़ाव रखते हैं और इस समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बरेली के अध्यक्ष हैं। आपसे परिचय कराते समय हम आपको बता दें कि फिलहाल मेडिसी हॉस्पिटल जो बरेली का काफ़ी चर्चित अस्पताल है उसके डायरेक्टर भी हैं। तमाम मुद्दों पर आज डॉक्टर बिमल भारद्वाज साहब से हम बातचीत करेंगे। आईएमए की जो बहुत सारी मुद्दे हैं उनको लेकर भी बात होगी। इसके अलावा कोरोना काल जो तीसरी लहर अभी गुजरी है उसके बाद क्या किस किस तरीके से अब हम लोगों की ज़िंदगी चल रही है और अब कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों को उनका सामना करना पड़ रहा है। तमाम मुद्दों पर डॉक्टर बिमल भारद्वाज आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका समाचार भारत में। नमस्कार, आपके का सादर आभार धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आईएमए के आप अध्यक्ष हैं जी। क्या लग रहा है आपको, करीब 2 साल हो गए बने हुए और अब तक किन किन चुनौतियों से आईएमए गुजर रहा है और आप क्या चाहते हैं, किस किस तरीके से उनका समाधान आपने 2 साल में किया? लेकिन पहले जो साल था, पहले उस वक्त मैं इलेक्ट्रिशियन था, तो मेरा कार्यकाल अभी 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है लास्ट ईयर से। उस समय जो 1 साल इलेक्ट्रिशियन हम लोग चुने जाते थे, तो जो कार्यकाल जो चल रहे होते थे बढ़ते, उसमें अध्यक्ष होते उनके साथ हमें रह के सहयोग करना, कुछ चीज़ों को कैसे हमें चुनौतियों को आगे फेस करना, उसको सीखना, अनुभव लेना, ये सब रहता है। इस वक्त तो जब से कोरोना हमारे पास जब मैं आया हूँ, तो जो थर्ड वेव मेरे सामने थी उसका पूरा प्रिकॉशन लिया। जो भी कार्य थे हमने उसको कोरोना गाइडलाइन से लोगों को जागरूक करके किया। और जहाँ तक आईएमए की बात है, तो मैंने यहाँ पर 2-3 कमेटी नई बनाई हुई है। एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, अवेयरनेस कमेटी है। इसमें बहुत जल्दी मैं ऐसे कई सारे कार्यक्रम जिला अधिकारी महोदय से मैंने संज्ञान में लाया था और जो उसमें वर्तमान में थे, जिसमें दूसरे साहब से मिलूंगा। साथ में बीएससी जो है उनसे मैंने कहा कि स्कूलों में जैसे या कई पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है या जो ट्रैफिक पुलिस है, उनसे मैं सहयोग करके उनके साथ में संबंध स्थापित करके एक समन्वय समिति बना के एक सीपीआर ट्रेनिंग कि कैसे कोई पेशेंट अगर या कोई भी शरीर रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है या घर में कोई कोलैप्स होता है आपके या परिवार में कोई दिक्कत आती है, तो अस्पताल पहुंचने में आपको समय लगेगा। उन 2-4-10 मिनट में आप क्या अपने घर पे बेसिक मैनेजमेंट कर सकते हो, इसको लेके वर्कशॉप मेरी प्लान है। और कल ही मैंने अपनी एजीपी की परसों मीटिंग में इसको रखा भी था, जिसको ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर होता है, उसको ही मेरा प्लान है कि भविष्य में कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट, मॉल वगैरह या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर नहीं लगाए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम उसमें अपना सहभागीदारी निभाएं। और साथ में एक आई अवेयरनेस कमेटी बनी हुई है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि भाई इसमें भी जल्दी से जल्दी विद इन 1 वीक में मीटिंग होगी होली के बाद या होली से पहले। इसमें कैसे हम डोनेशन आई को लिए बढ़ाएं, कैसे लोग मोटिवेट हों कि हम डोनेशन की तरफ जाएं, अपने आई की जो कॉर्ड है उसको हम मोटिवेट करें। कल को जब इंसान नहीं होगा तो किसी दूसरे को आपकी जो आंखों के द्वारा वो देख सके, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। तीसरा हमारा एक ब्लड बैंक है जिसको हमने एक्सटेंशन लिया है, उसका इनॉग्रेशन अभी 26 मार्च को आएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो वर्तमान में जो आएगी सरकार, उसमें जो भी हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे उनको सरकर्मियों के द्वारा कोशिश करेंगे इसको कराएं। और वो आईएमए का ब्लड बैंक बहुत 2 फ्लोर पर लिया गया, एक्सटेंशन किया गया। हम आपको ये भी बताते चलें कि हम आईएमए में करीब लगभग 190 बच्चों को जो थैलीसीमिया के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना ब्लड पैसे लिए उनसे और बिना रिप्लेसमेंट के उनको ब्लड देते हैं, जिससे कई सारे जो वरिष्ठ बच्चे उनको जीवन को लाभ मिले। तो इन सामाजिक कार्य भी लगे हुए हैं। साथ में हम कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज भी चलाते हैं। एक कम्युनिटी हमारे आईएमए में क्लिनिक है जो सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक चलती है। मात्र जो पर्चा बनता है, एक मात्र नॉमिनल पैसे से 5 से 10 रुपये का पर्चा होता है, उसमें आपको 3 दिन की दवाई दी जाती है। सारा जो डॉक्टर होते हैं दिन में बैठते हैं और जो भी समाधानों को निकालते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी कम्युनिटी सर्विस में जहाँ जैसे नारी आश्रम से या कहीं भी अनाथ आश्रय से या कहीं किसी विद्यालय से कोई चीज़ की मांग आती है कि हमें सहयोग चाहिए, तो वो भी करते हैं। साथ में हम आई में अपना प्याऊ भी चला रहा है, तो जगह जगह पे जहाँ भी शहर में प्रतिष्ठान है और ये गर्मी आ चुकी है, तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि लोगों को ठंडा पानी मिले। तो जितने सामाजिक कार्य हैं अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता से संबंध रहे और उनके साथ जुड़े रहे। आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रूस का जो इस समय युद्ध चल रहा है और उसमें हमारे जो देश के छात्र हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके वापसी हो भी रही है और बरेली से भी कई लोग उसमें रहने वाले हैं, उनकी पढ़ाई जो अधूरी है इस समय
क्या लगता है IMF पर कुछ कहेगा, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? उनको यहाँ पर समायोजित किया जाना चाहिए या उनको मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं उनको उसी आधार पर एडमिशन लेना चाहिए? सरकार को उस पर कुछ करना चाहिए। देखिए, अभी जो मेरे कोई संज्ञान में विषय आया तो सबके अपने अपने मत हैं, विचार हैं, मतामतांतर हो सकते हैं, लोगों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मेडिकल जो साइंस है गुणवत्ता पर डिपेंड करती है। हम जितने भी यहाँ पे चिकित्सक बन के आते हैं एक कंपटीशन क्रॉस करके आते हैं। जी। तो नीट, अब इसमें मेरे समय में CBMT CBSE एग्जाम, ऑल इंडिया एग्जाम हुआ करता था, अब नीट हो रहा है। तो कोई भी कंपटीशन हो उसमें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे CA हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, एक गुणवत्ता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर गुणवत्ता से कम अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें तो दिक्कत होगी। विदेशों में मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर सीधा जाइए आप एडमिशन लीजिए। तो बच्चे को, मैं ये नहीं कह रहा किसी की प्रतिभा पे चिन्ह नहीं लगा है, क्योंकि हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने ये भी किया हुआ है कि जैसे जो बच्चे विदेशों में मेडिकल साइंस की शिक्षा लेके आते हैं उनको लिए MCA टेस्ट लेती है। वो टेस्ट अगर करेंगे उसके बाद ही वो यहाँ पर प्रैक्टिस के एलिजिबल होंगे। जैसे हम अगर डिग्री लेते हैं तो हमारी डिग्री अमेरिका नहीं मानता, US के लोग नहीं मानते, वहाँ के UK के लोग कहते हैं हमें मतलब नहीं, हम अपनी अलग टेस्ट लेंगे। तो हर एक की अपनी अपनी प्राथमिकता है। मेरा मानना है कि ये नुकसान तो है। पहली बात तो भारतीय जो हमारी एम्बेसी है उसके लिए बहुत बहुत सहायता, धन्यवाद सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सभी बच्चों को सकुशल वहाँ बुला लिया भारत। अब जहाँ तक उनकी शिक्षा की बात है तो ये बहुत बड़ा टफ है और सरकार के ऊपर निर्णय है। मेरे समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है कि आप इसको यहाँ पर समावेश करें, क्योंकि एक टेस्ट तो बनता है और उसको गुणवत्ता मेंटेन हो। कि बाहर के जो मैंने जहाँ तक जानकारी है, जो विदेशों में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें उतनी गुणवत्ता नहीं है। वहाँ पर पहले तो जाके आपको 6-7 महीने लगते हैं रूसी लैंग्वेज या जो भी यूक्रेन की लैंग्वेज है, जो पर्टिकुलर चाइना की लैंग्वेज को सीखने में, जो देसी लैंग्वेज है। उसके बाद में जैसे मैं रूस से कुछ लोग MBBS करके आते हैं, वो सीधा उनको एक डिग्री उसकी भी दे देते हैं, सीधा PG की भी जरूरत नहीं मानते हो अपने। जबकि हमारे ऐसे नहीं, हम पहले MBBS करेंगे, पहले हम एक कंपटीशन देंगे, फिर MBBS करेंगे, फिर एक एग्जाम क्रॉस करेंगे, उसके बाद PG मिलेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो यहाँ बच्चे हैं उनके साथ भी थोड़ा नाइंसाफी होगी, लेकिन गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता निकालेगी तो जो बच्चे हैं उनका भी नुकसान ना हो। अगर यहाँ पर समावेश करना पड़ेगा तो इतना आसान नहीं है उनको करना। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, एक एग्जाम क्रॉस करना ही पड़ेगा उनको यहाँ गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए, जैसे वहाँ से वो आते हैं। और वहाँ पे देखिए जो विदेशों में जो स्टैंडर्ड है मेडिकल का वो उतना अच्छा नहीं जितना हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ के लोग जो विदेशों में जाते हैं पढ़ाई करने मेडिकल की, उसमें ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में इतना अभी शिक्षा का इतना बड़ा महत्व स्तर नहीं है, इतना अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है, या महंगी शिक्षा बहुत है। मेनली जो कई करोड़ों में MBBS हो रहा है, जो लोग इसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं वो लोग मजबूरी में जाते हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं या और देशों में जा रहे हैं। क्या लगता है इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए? अभी मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में चिंता जताई थी, उन्होंने कहा था कि हमें इस पर कुछ ना कुछ निकालना होगा समाधान। आपका इस बारे में क्या सोचना है डॉक्टर? देखिए ऐसा ना, जहाँ तक आपने गुणवत्ता की शिक्षा की बात की, मैं 100% कह सकता हूँ और बल्कि आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इंडिया की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो विदेशों से बहुत अच्छी है। क्योंकि उसके कई सारे, मैंने अभी आपको बोला था कि जैसे अब यूक्रेन से, US या रशिया से आप MBBS करके आते हैं, वो सीधे वो उठा के PG की डिग्री देते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। MBBS के बाद में फिर आप पहले एग्जाम देना है, बाद में एग्जाम देना है, फिर आपको PG क्रॉस करनी है। तो यहाँ की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बाहर जो जाते हैं कंपटीशन क्रॉस नहीं कर पाते कुछ बच्चे, तो बाहर चले जाते हैं MBBS। वहाँ क्रॉस नहीं, वहाँ आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं देना है, सीधी जगह एडमिशन करना है। यहाँ अगर मुझे MBBS एडमिशन लेना है या मेरे बच्चे को लेना है तो मैं कितना ही प्रतिभाशाली सही, पहले कुछ साल पहले जब से सरकार मोदी आई है उन्होंने नीट कर दिया ऑल ओवर इंडिया। पहले क्या होता था कि मेरे पास पैसा है, मैंने जाकर एडमिशन ले लिया, अब नहीं है इंडिया में ऐसा। अब तो और साथ में उन्होंने कैपिंग भी की हुई कि आप इससे ज़्यादा इतनी फीस नहीं ले सकते हैं। तो जब आप गुणवत्ता मेंटेन करेंगे, जैसे आप किसी भी, मैं एक कप चाय अगर लूँ तो उस चाय को मैं अगर ढाबे बैठ के पीऊँगा तो उसके वहाँ को 5 रुपये दे देगा, और वही चाय होटल में जाएगी तो वो जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उसके कहीं ना कहीं तो करेगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसको, इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि आप पैसे को अननेसरी बढ़ाएं, लें फीस। गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए, अच्छे टीचर रखने के लिए, अच्छी वर्कर रखने के लिए, अच्छे नर्सिंग स्टाफ रखने के लिए उनको पे तो करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ नर्सिंग, यहाँ पर अपना अस्पताल चलाता हूँ, मेरा इसमें स्टाफ है, वो स्टाफ जिस उस पर है सैलरी पे, उस सैलरी पे दिल्ली में वो उनको वहाँ पर जैसे डबल मिलता है। लेकिन अब मैं उन जैसे 25,000 स्टाफ वो यहाँ पर मैं रखूँगा तो मैं यहाँ पर अगर उतने चार्ज बढ़ाऊंगा तो नहीं मिलेगा पैसा, दिक्कत आएगी। फिर बहुत पैसे बढ़ा रहे हैं आप।
जो आप किसी को सैलरी देंगे, अगर कोई स्टाफ है आईसीयू में, उसको 25,000 सैलरी होगी, तो ऑब्वियस बात है फिर चार्ज बढ़ेंगे। तो जो मेट्रो सिटीज है, 2 टायर 3 टायर सिटीज है, वहाँ पर इसलिए उनके पैसे कम है कि हमारे पास मैन पावर भी थोड़ी हमको सस्ती में देते हैं। इसी तरीके से ट्रेनिंग है, हम अगर अच्छे टीचर रखेंगे तो नो डाउट है, अगर मैं कहीं टीचिंग लेने जा रहा हूँ, मैं अगर वेल क्वालिफाइड हूँ, तो मैं अपनी फीस उतनी मांगूंगा उससे। तो ये सब चीज़ें बहुत निगोशिएशन के विषय, फिर भी मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जैसे कैपिंग की हुई है कि पर्टिकुलर एक, लेकिन हम चाहें कि हम यूक्रेन के बराबर कर दें, क्योंकि यूक्रेन में तो जब कोई कंपटीशन है ही नहीं, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ टीचर की कोई गुणवत्ता नहीं है, वहाँ पर लैंग्वेज सीखनी है, उस लैंग्वेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपकी जो रशियन चाइना जो भी लैंग्वेज है। तो वहाँ के डॉक्टरों में यहाँ के डॉक्टरों में बहुत अंतर। वो यहाँ के बेचारे बड़े मेहनत करते तब उस लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो हमारा जो इंडियन जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है, और सरकार ने कैपिंग ऑलरेडी की भी। मैं चाहता हूँ और भी सरकार, मोदी सरकार इसमें प्रयास कर रही है कि इसमें कैसे और जो है थोड़ा सा फीस जो कैपिंग की उससे फीस तो ज़्यादा नहीं सकता, लेकिन जो हॉस्टल की है उसमें थोड़ा और कैपिंग कैसे की जाए, कैसे और व्यवस्था की, सरकार विचार कर रही है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, बरेली में आईएमओ को लेकर अभी चुनौतियाँ क्या मानते हैं, और सरकार से आप लोग की किस तरीके की उम्मीद रखते हैं डॉक्टर? देखिए, हमारे बरेली में तो एक मांग ये है कि जो से तो सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे भी कल एग्जिट पोल आए, आपके डॉक्टर पर हमला भी हुआ था। जी जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे अभी कल एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर में भी सरकार फिर दोबारा कुछ विकास के मुद्दे वापस लौटती दिख रही है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। जो भी सरकार आएगी वो अपना प्रयास करती है कि अपने ऑर्डर, अपने संस्था में, अपने समय सरकार जब चलाए तो बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर रखे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें दिक्कतें आती हैं। तो अभी तो जो सरकार हमारी पिछली चली है 5 साल, इतना कह सकता हूँ कि अस्पताल में भयमुक्त लोगों ने, डॉक्टरों ने काम किया। हम पहले क्या करते थे, क्रिटिकल केयर मरीज होते थे उनको दिल्ली रेफर कर देते थे, क्योंकि पता नहीं आज हम देखो, जीवन मरण का प्रश्न डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। वी आर नॉट गॉड। आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारा कार्य है कि अगर हम आपसे 1 रुपये खर्च कराते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक जो 1 रुपये का जो खर्चा है वो आपको बताऊँ। अगर मैं आपको 99 पैसे 95 पैसे लौटा पा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, और उसमें से इलाज में केवल 1 रुपये में से 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे सार्थक खर्च हुए और 90 पैसे मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा तो इतना विश्वास होना चाहिए कि हम लोग इतने क्वालिफाइड, इतना भरोसा लोग होता है, जिम्मेदारी इतनी है कि जो आपका हम खर्चा कराएं, जो हम करें वो आपको सब आस पास शीशे की तरफ और बेस्ट कर सकें। तो ये जो सरकार चली इसमें तो हमें कई मरीज हमने रखे यहाँ पर, कई मरीज सीख भी किए। पहले क्या होता था, हमको जितने सिख मरीज होता था जैसे डर से कि पता नहीं कहाँ बवाल शुरू हो जाए, या कब उपद्रव शुरू हो जाए, कब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, कब अवैध जो होता है कि उसमें शुरू हो जाए कि सब इतने पैसे दो, हम रेफर करते थे। वो होता क्या था, रास्ते में जाके मरते थे मरीज। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ी समस्या है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। जहाँ तक आपने कहा कि अभी अटैक हुआ, तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। जब उस घटना को विवेचना के द्वारा किया गया, मैं रात में एसएसपी साहब के साथ बैठा था। माननीय एसएसपी साहब को मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा हृदय से कि वो मेरे साथ रात को 2:30-3 बजे तक बैठे रहे केस लता में, और उन्होंने उसमें रात को ही एक को दबिश डाल के पकड़ लिया था। तो बाद में पता चला कि वो आपसी किसी झगड़े का, तो इस तरह की दिक्कतें कभी भी आ सकती हैं। एक होता है कि साहब मैं बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ सड़क पर, मुझे चैन स्नैचिंग हो गई या चोरी चकारी हो गई, वो चीज़ काफ़ी हद तक कमी है। और बाकी का देखिए सरकार आप खुद ही समझदार है लोग। जी डॉक्टर साहब, आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि इलाज लोग ऐसा कहते हैं बड़ा महंगा हो रहा है। हॉस्पिटल में जाओ तो लाखों का बिल बन जाता है, पर्चे बहुत महंगे डॉक्टर्स के। इस पर कुछ कहेंगे, थोड़ा सा पर कुछ अंकुश होना चाहिए आप आईएमए के अध्यक्ष के रूप में? जी देखिए, ऐसा है, आपने पहले मैं तो मुद्दा उठा दूंगा, पर्चे बड़े महंगे हैं। देखिए मेरे पास 90 लोग फ़ोन आते हैं, तो हर डॉक्टर मेरे फ़ोन करने की जरूरत है, हर डॉक्टर खुद अपने जो बेस्ट कर सकता है वो सहयोग करता है। जहाँ तक जाएंगे हर एक की डॉक्टर की फीस किसी की 200 रुपये, किसी के 400, किसी 500, किसी के 600, किसी के 700, अपने अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के अनुसार और अपनी डिग्री के अनुसार। अगर आप जाएँ तो किसी वकील की सीए या किसी व्यापारी की फीस देखिए, एक केस लड़ने जाए 50,000 रुपये। अब दिल्ली में कपिल सिब्बल जैसे वकील और जो वकील हैं 5 करोड़ों में वकील होते, तो उनकी फीस पे तो सवाल उठता नहीं। या 500 रुपये में दिक्कत आती है, वो भी फीस 500 रुपये में, 700 रुपये, वो भी हम 7 दिन के लिए करते हैं कि जो 7 दिन में अगर आपको दिक्कत होती है तो यू कैन अगेन विजिट, उन्हीं पैसे में आपके साथ दिखा जाता है। जहाँ तक बात है इलाज महंगा होने की, तो अब डॉक्टर को रखा गया है कमजोर फोरम में। है क्या कि पहले हम क्लिनिकल अपीयरेंस करके एक माइंड सेट करके आपकी हिस्ट्री लेते थे पूरी, वो भी लेते हैं कि आपको क्या लक्षण है, कब बीमारी हुई, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद में होता क्या है कि अब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं कि हमें डायग्नोसिस बनानी पड़ती है। जब डायग्नोसिस बनेगी, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है, 5 बीमारी हमने सोची। 5 बीमारी के हिसाब से हमें अब इन्वेस्टिगेशन भी करानी है, वरना
कई बार ऐसा हुआ कि बाद में आपने जांच पहले क्यों नहीं कराई, आपने पहले क्यों नहीं कराई, हम तो मना नहीं कर रहे थे आपसे। फिर कोर्ट भी कहती है कि आप इसमें इस कारण से हमें पहले ही जब सोच के उन 2-3-4 बीमारी जो सोचते हैं तो डायग्नोसिस पूरी बनाने के लिए उसके सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन नो डाउट जब हम जो पहले जांच कराएंगे थोड़ी महंगी होगी, फिर भी हर डॉक्टर अब मेरे जितने परिचित आते हैं सब मुझसे कहते हैं डॉक्टर कंसल्टेशन कराते हैं, हम सब में करा देते हैं। जहाँ तक इलाज की बात है, इंडिया में क्या कारण है कि जो हमारी जो जो टूरिज्म था, मेडिकल टूरिज्म क्यों बढ़ा, इस पर अटैक करने की कोशिश की गई वेस्टर्न कल्चर मीडिया द्वारा और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। हमारे पास अरब कंट्रीज से, दुबई से, अफगानिस्तान से, आज अफगानिस्तान दुखद की बात है कि आज उस स्थिति में नहीं है, परिस्थिति में पूरी अभिष्टता फैली हुई है। इवन पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से इलाज कराने क्यों आते हैं। इवन मेरे कई सारे लोग यूएस से इधर आए। मैं एक जगह ट्रेवल कर रहा था तो वहाँ मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा मिला, मैंने कहा आप कैसे यहाँ पर, बोले सब मैं अपना डेंटल का इलाज कराना है, इंडिया में सस्ता है, मैं घूम भी जाऊँगा और वहाँ पर जो बिल जाएगा उसमें 1.5-2 लाख का खर्चा है, उतने में यहाँ इलाज भी करा लूँगा, हमारे घर भी घूम लूँगा। लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा यूएस में आज भी 1 से 1.5 करोड़ रुपये, यूके में भी इतना ही आता है। इंडिया में आज जब मैं सेक्रेटरी था आई का 2017-18 में, उसमें हमें जो मैंने अपोलो की टीम बुलाई थी उन्होंने कहा था कि लगभग 25 लाख है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक सीमी और कराई है तो जेपी में, और उन्होंने कहा लगभग 20 लाख के आसपास, 18-20 लाख के आसपास आता है एक्चुअली। फिर लोग कहते हैं कि सब बाद में जब आपकी बीमारी बढ़ेगी घटेगी तो उस सबसे खर्चे बढ़ते रहते हैं। तो हमारा देखा जाए तो इंडिया में और कंट्रीज के मुकाबले इलाज सस्ता है, बट समस्या फिर कहाँ आती है, हमारी जीडीपी, हमारी जो आय की इनकम है। चूंकि हम एक पुअर कंट्री से आते हैं, धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, तो जो हमारी जीडीपी जो हमारी है जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा उनकी बहुत अच्छी है। हमारी अब जीडीपी थोड़ी बढ़ रही है पहले से भी। हाँ, तो जब हमारी आय की इनकम बढ़ेगी तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। जब हमारी बाइंग कैपेसिटी और खर्चे कैपेसिटी दोनों में एक समन्वय होता है। इंडिया में प्रति व्यक्ति आय उतनी नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि इलाज बहुत महंगा है। उसी पर कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के, उसके लिए तो आयुष्मान योजना भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट इसी के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से कि अभी मेरे पास एक और मित्र आए थे मेरे इंटरव्यू लेने के लिए, तो बाई चांस पुनीत सोनी जी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने बुलाया। उन्होंने पूछा आयुष्मान को, तो उन्होंने कहा अभी भी 2 एंजियोप्लास्टी करके आ रहा हूँ आयुष्मान। तो बरेली, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से सभी देखने वालों को कि जो पीएमजी योजना आयुष्मान की योजना बहुत अच्छी है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि उसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब कुछ अस्पताल हेला हवाली करते हैं, मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं लापरवाही नहीं बता रहा हूँ, उसमें दिक्कत कहाँ आती है। एक तो कुछ में तो पैकेज बहुत अच्छे हैं, अब कहीं जगह दिक्कतें हैं, उसमें गवर्नमेंट को भी लिखा गया है, मरीज क्या समझता है, मरीज कहता है कि मेरे पास 5 लाख का कार्ड है, तो वो कहता है मुझे 5 लाख रुपए है तो आप इलाज शुरू कर दीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। एक पैकेज है हर चीज का। आप आए, एक बीमारी आई तो हम आपके सिम्टम के आधार पे उस बीमारी को ऑनलाइन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद तो वो डायग्नोसिस बनेगी, फिर वहां से अप्रूवल आएगा कि बीमारी कवर होगी आयुष्मान में या नहीं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि सारी बीमारी कवर नहीं है आयुष्मान में। एक तो ये कंफ्यूजन आता है कि डॉक्टर साहब ये हमारा इलाज नहीं कर रहा है आयुष्मान से, एक तो ये वाली बात है कि पहले डॉक्टर भरोसा करें और देखें कि बीमारी कवर नहीं कर, लिस्ट मिल जाएगी और पता चल जाएगा। जैसे अब अल्कोहल एक्यूट लिवर डिजीज है, अल्कोहल से अगर लीवर खराब हो रहा तो गवर्नमेंट नहीं देती उसमें। सिरोसिस अगर आपकी लीवर खराब हो गया, यही अगर लीवर किसी हेपेटाइटिस है तो उसमें मिलेगा। अलग अलग चीजें हैं, कुछ बीमारी कवर होती कुछ नहीं होती। दूसरी बात में कई बार ये सामना देखना पड़ा कि साहब डॉक्टर साहब वहाँ गए थे फलाने साल में, उन्होंने साहब आयुष्मान से इलाज करना मना कर दिया, कर नहीं रहे, हमें भर्ती कर लिया, अब वो कह रहे हैं ऐसा करो। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मैंने देखा कि आयुष्मान का कार्ड लेके तो आ गए, बट आधार कार्ड लेके नहीं आए, राशन कार्ड लेके नहीं आए। अब समस्या उस अस्पताल के पास है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं देंगे और आर्गूमेंट करेंगे तो भाई आयुष्मान कार्ड पे वेरिफिकेशन मांगती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है, ताकि कोई भी उसमें हेरा फेरी या धोखाधड़ी ना कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ईमानदारी से सब जगह काम हो। उसके लिए हमें वहाँ पर आधार कार्ड लगाना है, उसके लिए राशन कार्ड लगाना है। कई सारे मेरे भी इस साल में फोन किए कि डॉक्टर साहब वहाँ पर वो, लेकिन वो आप कह रहे हैं नहीं हो पाएगा। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो आधार कार्ड और राशन कार्ड देने को तैयार नहीं देने को तैयार नहीं, तो बहस करने लगे साहब मैं तो आयुष्मान कार्ड दे इलाज शुरू करिए। तो थोड़ा सहयोग करिए कि हो सकता है हमें ये देखने के लिए कि फर्जी तो नहीं है, या आप जो भी, हमें तो आधार कार्ड लगाना है, हमें तो राशन कार्ड लगाना है, जो भी आईडी लगानी तभी तो अप्रूवल मिलेगा। कोई भी अस्पताल इलाज तभी तो करेगा जब अप्रूवल आएगा। अब आप बिना अप्रूवल के इलाज कैसे कर दोगे? वैसे मानवता के संबंधों को तो डॉक्टर करते ही अपने सीरियस मरीज में। ये सारी चीजें थोड़ी भ्रम कम है, उसको ठीक किया जाए। डॉक्टर साहब आप सियासत में भी बहुत रुचि रखते हैं और आप एक्टिव पॉलिटिशियन भी हैं बरेली के, और क्या लगता है इस बार आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन लड़ नहीं पाए, और आगे क्या देख रहे हैं राजनीति में, अपना क्या संभावनाएं देख रहे हैं डॉक्टर साहब?
देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं हमेशा एक पार्टी का सिपाही हूँ, उस कार्य को निभाऊंगा, करता रहूँगा। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, पहले मैं यहाँ महानगर में था, अब फिर मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि आप क्षेत्र में जाएंगे, तो ब्रिज प्रांत में मुझे उन्होंने चिकित्सा प्रकोष्ठ भेजा, मैंने कार्य किया। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, तो हर आदमी, हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करे अपनी लाइफ में। तो जहाँ तक मेरा बात है कि मेरा नाम कई लोगों ने चला दिया, लेकिन मैंने अपने आप को इलेक्शन का मन इसलिए बनाया क्योंकि मेरे कई सारे और लोग हैं वो अपना भाग्य आजमाएं। मेरे बड़े भाई राघवेंद्र जी हैं, उनको टिकट मिला है, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, शुभकामनाएं उनको विजयी हो। और सारे जब पार्टी जिस दिन सोचेगी कि नहीं विमल भारद्वाज को भी चाहिए कि यहाँ पर आना चाहिए, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव। लेकिन फिलहाल ऐसा इस बार मेरा मन नहीं था। मैंने ऐसा मतलब लोगों ने कई बार कहा अपना बात को दावे रखी, मैंने खुद नहीं रखी, क्योंकि मेरे सामने जो इस समय जो सिटिंग एमएलए थे वो अपने आप में प्रत्याशी अपने अच्छे थे, और पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी भविष्य में तो बिल्कुल उसको सोचा जाएगा। जो जिम्मेदारी देगी उससे सच्चे सिपाही के नाते उसको काम करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका। डॉक्टर विमल भारद्वाज बरेली आईएमए के अध्यक्ष, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आईएमए की जो चुनौतियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उनका निराकरण कर रही है, और कहीं ना कहीं आगे भी हमारी जो जिस तरीके से हम सरकार के सामने अपनी चुनौतियों को रख रहे हैं उनका समाधान की हमें उम्मीद भी है। इसके अलावा राजनीति से लेकर तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुल करके हमारे साथ बातचीत में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें जिस तरीके की जिम्मेदारी दी है वो हम पूरी तरीके से अब तक निभाई है, और अगर आगे पार्टी जिस तरीके की जिम्मेदारी देगी, चाहे वो ज़मीनी नेतृत्व करने की हो या फिर चुनाव लड़ने की हो, उन सब पर गौर किया जाएगा। बरेली से समाचार भारत के लिए अल्तमश सिद्दीकी।